to request Nidisha ma'am to speak about today's topic. सभी को जय भीम और जोहार। दो बातें स्पीकर्स दो बोल चुके हैं और दोनों पत्रकारिता से संबंधित रहे हैं और एक्टिविज़म के क्षेत्र में भी हैं और अपनी लेखनियों से दोनों बड़े नाम हैं। दोनों को सुनना बहुत अच्छा रहा और बहुत कुछ अनुभवजनित बातें सामने आई हैं। मैं जो बातें करने जा रही हूँ वो बहुत हद तक मेरे ऑब्जर्वेशन पर आधारित होगा और शायद कागज़ का देखा हुआ नहीं, आंखों देखा बातें ज़्यादा रखने की कोशिश कर रही होंगी। कुछ कहानियाँ जो अभी लगातार सुन रही हूँ उसको आप लोगों के साथ पहले साझा करूँगी, उसके बाद जो विषय दिया गया है उस पर बात करने की कोशिश होगी। पहली कहानी मैंने भोपाल में फॉरेस्ट को लेके, कंजर्वेशन को लेकर के एक मीटिंग थी और वहाँ पे नोमैड कम्युनिटी से कुछ साथी आए हुए थे। उनके हवाले से मैं ये बात यहाँ रख रही हूँ। उन्होंने जो कहानी साझा की, बहुत आसान टारगेट हो जाते हैं। कभी भी कुछ घटना घटती है तो सबसे पहले उठाई गीर बोल करके या नोमैड्स बोल करके या घुमंतू बोल करके कोई भी क्राइम हो जाए और इनके कम्युनिटी को उठा लिया जाता है। तो उन्हीं साथियों में से एक साथी आए हुए थे घुमंतू समुदाय से और उन्होंने एक कहानी साझा की अपने गांव की। गांव उनका होता नहीं है बट जहाँ पे सेटलमेंट था वहाँ की बात वो बता रहे थे और वह था अपने घर में कुछ 3-4 लोग कुछ मांस पका रहे थे और अचानक से फॉरेस्ट से लोग आते हैं और फॉरेस्ट पुलिस के लोग हैं और उनको आसपास मोर के पंख बिखरे हुए दिखाई पड़ते हैं और कढ़ाई देखी जाती है तो कढ़ाई में एक मांस भी पका हुआ है। अब इस घटना पे सीधे यही आरोप बनता है कि तुम लोगों ने मोर को काटा है, पकाया है और खाया है। और इसी बात को लेकर के जो 2-3-4 लोग थे वहाँ पे, उनमें से 3-4 लोगों भागने में सक्षम होते हैं। एक व्यक्ति पकड़ा जाता है और उस पर उबलती हुई मीट की जो कढ़ाई है वो फॉरेस्ट पुलिस उसके मुंह में झोंक देती है और इससे उसकी मृत्यु होती है। तो राष्ट्रीय पक्षी का जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है, हम पढ़ते आ रहे हैं, उनको सेफ गार्ड करने की बात कर रहे हैं और उस घुमंतू व्यक्ति की जो मौत मोर को पकाए जाने और खाने के नाम पर वहाँ पे घटित होता है, तो ये एक सोचने वाली बात बन जाती है कि हम आदिवासियों के सवाल को इन कहानियों के हवाले से कैसे देखें। दूसरी कहानी मैं 2019 की बताऊंगी। नागपुर की साथी हैं प्रियंका, उन्होंने साझा की है कल ही बिल्कुल, और उन्होंने गढ़चिरौली में महाराष्ट्र में आश्रम स्कूल की एक घटना का जिक्र साझा किया। 18 बच्चियों के साथ उस आश्रम स्कूल में 3 महीने तक लगातार रेप और गैंग रेप हो रहा है और आयु सुनकर के आप चौंकेंगे नहीं। ये 9 साल की बच्चियां हैं और 14 साल, 9 से 14 साल ये उम्र की बच्चियां हैं और उस आश्रम स्कूल में उनको ORS का घोल पिला करके उनको बेसुध किया जाता रहा और उसके बाद इन बच्चियों को कहाँ पाई जाती थी उनको मुश्किल से पता होता था। और एक बच्ची की जब बहुत हालत ख़राब हुई तो उनके पेरेंट्स को बुला करके उनको हैंडओवर किया गया और बोला गया कि थोड़ा ट्रीटमेंट करा लीजिए, ज़्यादा बैठने की वजह से इसको कुछ लोअर पार्ट्स में प्रॉब्लम आ गए हैं। और वहाँ पे बच्ची पहली दफ़ा अपने पेरेंट्स से मिल करके बाहर के डॉक्टर्स के पास जाती हैं और डॉक्टर्स भी मिले हुए हैं तो वो डिनाई करते हैं किसी भी तरीके के सेक्सुअल वायलेंस को लेकर के। और वो बच्ची किसी तरीके से उस डॉक्टर से जब दूर हो पाती है तो अपनी माँ को वो सारी बात कम्युनिकेट करती है और बताती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, हमारी संख्या 14 से 18 लोग हैं और ये हम लोग पिछले 3 महीने से हमारे साथ घटित हो रहा है। तो इस तरीके से ये घटना बाहर आ पाती है, अदरवाइज नहीं आ पाती है। तीसरी स्टोरी भी एक रख लूँ, उसके बाद अपनी बातों पे आऊँगी। झारखंड का कोयलांचल या
कोल कैपिटल बोल करके धनबाद, जहां अभी मैंने नियुक्ति पाया है और जस्ट अभी बहुत हालिया समय में मैं माइन एरिया को देख पा रही हूँ। 1950 का दशक है जब वहाँ पे झारखंड और बंगाल का सबसे बड़ा डैम दामोदर वैली कॉरपोरेशन के द्वारा मैथन का उद्घाटन होता है। एक तरफ ह्यूज वाटर और दूसरी तरफ पूरा सूखा, और उससे जो संस्कृति का नुकसान होता है, बहती हुई नदियाँ कितनों को जो पोषित करती हैं और कहीं रोक करके उनका जो, तो उस पूरे इलाके में जो संथाल बेल्ट हुआ करता था 50 के दशक तक में, वो आज पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ कॉलोनी बन के रह गया है। हम लोगों को लगता है 1947 में कॉलोनीज खत्म हो गई, कॉलोनियल लोग खत्म हो गए, कॉलोनियल कॉन्सेप्ट्स खत्म हो गया, लेकिन मैथन जो क्षेत्र है वो आपको देखने लायक स्फेयर अभी भी देता है। आप वहाँ जाएं और उन संथाल गांवों की तरफ रुख करें जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ सड़क नहीं है, जहाँ पानी नहीं है, बेसिक सुविधाएं नहीं है, और उसी के उलट में डीवीसी की कॉलोनीज़ हैं, और उन कॉलोनीज़ के हिस्सेदार जब आप बनते हैं तो 24 घंटे लाइट है, 24 घंटे पानी है, और किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था नहीं है। तो ये जो खाई है, जो लोग मूल रूप से वहाँ के थे वो आज वहाँ दिखते नहीं हैं, और मैथन में जो कॉलोनीज़ के नाम पे सेटलमेंट है उसमें सब कुछ अवेल करने के लिए उपस्थित हैं चीज़ें। इन 3 घटनाओं के बाद मैं जिन बातों पर आना चाहूँगी वह है कि विकास क्या है आदिवासियों के लिए। राज्य और कॉरपोरेट लूट जो हमें दिखाई पड़ रहा है वो कितना हिंसक है। वासवी आंटी ने बहुत क्लियरली कहा, मैं आंटी इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे बिल्कुल स्कूल डेज से नरिश किया है कि हम लोग एक्टिविज़म में साथ पले बढ़े, तो मैं आंटी इसके लिए कह पा रही हूँ। तो वासवी आंटी ने ये बात बहुत खूबसूरती के साथ कहा कि ये जेनोसाइड है, ये टेरर है आदिवासियों के लिए। बीजू टोप्पो झारखंड के बड़े नामी फिल्मकार और मेघनाथ, उनकी एक फिल्म आती है विकास बंदूक की नाल से। अब आप उस विकास की परिकल्पना कीजिए जहाँ पे सब चीज़ बाइनरी में बनाई जा रही है, एक विकसित है, एक विकासशील है। आप पाएंगे कि ये पूरे तरीके से जो विकास की अवधारणा ही है, ये एक वेस्टर्न कॉलोनियल प्रोजेक्ट के तरीके से हमें दिखाई पड़ रहा होता है। आप इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन शामिल करते हैं, आप इसमें ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी को सामने रख के देखने की कोशिश कर रहे हैं। सिटी वर्सेस कंट्री साइड आप देखेंगे, बैकवर्ड वर्सेस डेवलप्ड का कॉन्सेप्ट आप लेके आएंगे, बिग प्लानिंग, बिग डैम, माइनिंग, नेशन बिल्डिंग, ये तमाम बातें आप सामने रख सकते हैं। लेकिन अंतर कहाँ दिखाई पड़ रहा होता है? जब आप इन आदिवासी क्षेत्रों की तरफ रुख करें तो आप पाएंगे कि डेमोग्राफी पे हमला हुआ है। डेमोग्राफी एकदम से बदल दी गई है, और जो 2000 के समय में ये एक विकसित आदिवासी स्टेट के नाम पे झारखंड दिखाई पड़ रहा होता है, वो आज उसकी आबादी पूरी तरीके से बदली हुई है। और सिर्फ ये अभी ही नहीं बदली है, जिस समय से विकास के कॉन्सेप्ट के साथ ये मंदिर, विकास के मंदिर हमारे यहाँ उतरे हैं, तो उसके साथ एक ऐसी आबादी भी उतरी है जिसने एक सांस्कृतिक हमले भी किए हैं हम पर। एक फिजिकल वायलेंस की बात हम लोग तो कर ही चुके हैं, लेकिन कुछ सांस्कृतिक हमले भी हैं जो लगातार दिखाई पड़ रहे होते हैं। आप पाएंगे कि जो वहाँ की संस्कृतियाँ रहीं, उन संस्कृतियों की हमले की वजह से आज पहचान का एक संकट आता है। ये सिर्फ आर्थिक नहीं है, ये सामाजिक मात्र नहीं है, ये सांस्कृतिक मात्र नहीं है, ये आप देखेंगे तो पर्यावरण के लिए भी बहुत घातक है। हमारे सामने बात है कि कोविड में नुकसान आदिवासियों को कम हुआ, जिस तरीके से सुनामी में आदिवासियों को कम नुकसान का एक आवरण और कथा हमारे पास अंडमान के हवाले से आती है। तो यहाँ पे जब भी आप रूल ऑफ एक्सपर्ट्स के हवाले से बंद एसी कमरे में बैठ करके आप विकास तय कर रहे होंगे किन्हीं और के लिए, तो वो हमेशा से घातक साबित होकर के निकल के आ रहा होता है। आप पाएंगे कि आपके पास एक कॉन्सेप्ट है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं और आप सब कमतर हैं। तो ये जो हिंदुआइजेशन का प्रोजेक्शन है पूरे ट्राइबल सोसाइटी के बीच में, बहुत पैट्रियार्कल भी है, ब्राह्मणिकल भी है,
और पूरे तरीके से आपको धता बताता हुआ है, दरकिनार करता हुआ है। और एकेडमिया में भी जितने भी साइंस स्टडीज़ के नाम पे एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी के डिबेट्स आते हैं, वो भी आपको इसी तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं कि आदिवासी तो पिछड़े हिंदू हैं। तो इन सब चीज़ों पे हम लोगों को एक बार अंडरलाइन करके सोचना पड़ेगा और जा करके देखना पड़ेगा वाया मीडिया कितना लगातार एक दबाव बनाया जा रहा होता है, अखबार के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, आप दूरदर्शन के माध्यम से। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगी, झारखंड में अगर दूरदर्शन और टीवी नहीं होता तो राम और सीता वहाँ कहीं नहीं थे, आदिवासी घरों में तो बिल्कुल ही नहीं थे। तो ये मीडिया में पूरे तरीके से काबिज होकर के किस तरीके से अपने एजेंडाज हम तक पहुंचाए जाते हैं, हम पर थोपे जा रहे होते हैं, इस पर बात किया जाना जरूरी महसूस होता है। वर्जीनियस खाका कुछ दिन पहले जेएनयू में ही बात कर रहे थे कि जो कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस है वो एक्चुअली 1947 के बाद ही आदिवासियों के बीच में और इस देश में देखने को मिलता है। तो इससे पूरे तरीके से सहमति हम सब रखते हैं। और आप पाएंगे कि ये जो प्रोसेस है कॉलोनाइजेशन का, उसमें जो लड़ाइयाँ बिरसा मुंडा और बिरसा मुंडा से पहले कई पूर्वज थे जिन्होंने इन लड़ाइयों को सामने रखा था, नारा दिया था अबुआ देश अबुआ, अबुआ दिशोम अबुआ राज, अपने देश में अपना राज। गांधी जी भी यही बात कर रहे थे। हिंद स्वराज में वो बोलते हैं कि आप सब जो फॉरेनर एलिमेंट्स हैं वो हमारे को सुशासन मत सिखाइए, हमारे यहाँ अगर अराजकता भी है, अनार्की भी चल रही है, तो भी हम अपना शासन देखने के लिए बहुत एलिजिबल लोग हैं, हमें आप सिखाने की चीज़ में मत आइए। तो अब गांधी जी जब कह रहे हैं तो वो सेलिब्रेशन का चीज़ है, लेकिन जब हमारे बिरसा मुंडा कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, तो आपके पास स्टिकर्स हैं नक्सल का, एंटी नेशनल्स का और कुछ भी, देश विरोधी होने का, विकास विरोधी होने का। तो हमने इन पर बात करनी चाहिए। साथ ही जो रिसोर्सेज पे एक्सेस की बात हुई कि ये जो रिसोर्सेज हैं, आपको कोल भारत में कोल माइनिंग का जो इतिहास है ना, झरिया का नाम लिया सर ने, संदीप सर ने, 200 साल से ऊपर हो चुके हैं उन इलाकों से कोयला निकलते हुए। आप उस इलाके में जाइए जिसको आप कोल कैपिटल बोल रहे हैं, आपको ग्रीन नहीं दिखेगा, वो काला दिखता है। पानी काला है, हवा काला है, जमीन काली है, लोगों के ऊपर प्रभाव उसके काला है। और मतलब बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि वो नोमैन लैंड घोषित किया जा चुका है, और उसके बावजूद एक मिट्टी को बेच करके पैसे बनाने वाली कम्युनिटीज़ और कॉरपोरेट्स की वजह से वो इलाके अभी भी भारी दबाव से गुजर रहे हैं। इसके साथ में मैं बात करना चाहूँगी कि इन रिसोर्सेज को, और जो वहाँ पे एक हार्मनी हम लोगों को नेचर के साथ होनी चाहिए थी, वो हम लोगों ने ख़त्म किया है। हम लोगों ने एक तरीके से एक शांतिमय जीवन जो था उसको ख़त्म किया है। और जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स थे उनके अनुसार, उनकी भागदौड़, उनके कैरियरिस्ट अप्रोचेस में हमने पूरे तरीके से एक संस्कृति का और एक इतिहास का पूरा वायलेशन किया हुआ दिखने को पड़ता है। हम सब जब रिसर्च कर रहे हैं, एक स्कॉलरशिप में हैं, तो मैं चाहूँगी कि जो लड़ाइयाँ हसदेव में चल रही हो, झारखंड में चल रही हो, महाराष्ट्र में चल रही हो, छत्तीसगढ़ में चल रही हो, उड़ीसा में चल रही हो, इन सब के साथ बिल्कुल दिल के साथ आने की ज़रूरत है। एक कंसर्न्ड स्कॉलरशिप लाने की ज़रूरत है जिसमें कि सबके साथ की बात की जा सके। वो जो एक नारा सामने आता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास, कितना हल्का कर दिया गया है कि उसको बोलते हुए अब डर लगता है। मन की बात, दिल की बात, आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे मतलब छीन ली गई हैं कि आप उस एक्सप्रेशंस तक से अब बचने लगे हैं, घबराने लगे हैं। मैं सामने रखना चाहूँगी, अब 2024 का इलेक्शन सामने है और आदिवासी सवालों को अगर ढूंढने की कोशिश करें तो वो कहाँ दिखाई पड़ रहे होते हैं? आइदर वो मार्जिन में फेंके हुए दिखाई पड़ रहे होते हैं, उनका शोषण होता हुआ दिख रहा होता है, और एक सिंबलिज्म के तरीके से कुछ
जगहों पर उन नामों को रख दिया जा रहा होता है, जिससे कि आप बोल सकते हैं कि एक तुष्टीकरण की बात हमारे सामने आती है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल रखना चाहूँगी। हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया जब इलेक्ट होके हमारे बीच में आती हैं, उनके इमीडिएट प्रेस में एक इंटरव्यू होता है और वो जब कहती हैं कि मेरा नाम स्कूल में द्रौपदी मुर्मू किया गया, मेरा नाम ओरिजिनली पुतली मुर्मू था। तो यहाँ पे ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो स्कूल्स के नाम पे इन आदिवासी क्षेत्रों में जाते हैं, वो उन आदिवासियों से इतनी घृणा करते हैं, उनके नामों से इतनी घृणा करते हैं कि आप उनका नामकरण भी अपने हिंदू देवी देवताओं के नाम पे, पात्रों के नाम पे चयन करके सामने रखना शुरू करते हैं। और ऐसे ही पात्रों को चुन करके गवर्नमेंट सिंबल रूप में, जब हमारे स्टेट्स में एक मोमेंटम बनता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, और इसको लेकर के आप 1871 के पहले सेंसस से लेकर 1941 तक के सेंसस से गुजर जाएं, आपको एनिमिस्ट, ट्राइबल रिलीजन, ये तीसरी बड़ी आबादी दिख रही होती है। और 1951 के बाद का जो सेंसस है, उसमें आपकी जो आबादी है वो पूरी तरीके से अदर में मर्ज कर दी जाती है। तो ये जेनोसाइड ही है, ये आपकी आइडेंटिटी की जेनोसाइड है। और उसको फिर से झारखंड के लोग उठ कर के बोलते हैं नहीं, आदिवासी हिंदू नहीं है। और पूरा आइडिया ही कि मतलब पॉलिसीज बनाना है, बहुसंख्यक में बने रहना है, तो हमने ये गेम खेलना ही खेलना है। तो मुझे लगता है कि जब हमारे झारखंड में ये मोमेंटम बनता है, हमारे मंत्री तक, सीएम तक ये कह पाते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है और उस पूरे चीज़ को, आइडिया को सपोर्ट करते हैं, उस दौरान में आप देखें कि बंद हैं। मैम ने बहुत डिटेल में हमें वो हेमंत सोरेन, जो एक पॉपुलर मुख्यमंत्री है, आदिवासियों के बीच में एक बड़ा नाम है, तो उनको किस तरीके से उन पे हमले होते हैं। और जो ये एजेंसीज हैं, सेंट्रल एजेंसीज हैं, उनका मिसयूज़ हम लोगों को देखने को मिल रहा होता है। इस बीच में यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी हमारे सामने से गुजरता है। उत्तराखंड अभी हमारे सामने एक्सेप्ट करता हुआ दिख रहा है, और इसको पूरे तरीके से बनाया जाता है कि ये बहुत हद तक मुस्लिम और हिंदू का मामला है। लेकिन आप इस पर अगर गौर करें तो ये इससे बियॉन्ड का भी मामला है। कागज़ दिखाओ वाली बात जो आती है, तो ये पूरा आइडिया आपको खारिज करने की एक तरफ दिख रहा होता है। और आदिवासी इससे बहुत मेजर इन्फ्लुएंस्ड होंगे। जब आप सबको यूनिफॉर्म करने की प्रक्रिया में आएंगे, तो संविधान में जो प्रोविजंस हैं, 5th शेड्यूल एरिया, 6th शेड्यूल एरिया, CNT-SPT विल्किंसन की बात आई, तो इन सभी जगहों में से जो एक प्रोटेक्शन आदिवासियों को संविधान देता रहा है, या संविधान से पूर्व के डॉक्यूमेंट्स और लॉज देते रहे हैं, उनको भी यूनिफाई करके ख़त्म करने की बात आती है, और आदिवासियों का नुकसान होता दिखता है। तो यूसीसी भी आदिवासियों के लिए बहुत घातक सिद्ध होने की दिशा में काम करेगा, ये हमें बिल्कुल एक बड़ा भय देखने को मिल रहा होता है। तो जितनी भी बेदखलियाँ, ज़मीन की लूट का हो, जंगल की लूट का हो, जल की लूट का हो, और लोगों की लूट का, जनों के लूट का हो, इस पर एक संवेदनशील तरीके से हमने एक दूसरे का हाथ थामने की ज़रूरत है। क्योंकि याद है पीके का वो मूवी का लाइन, हॉस्पिटल में जब वो बच्चे को उठा के पलट के देख के बोलता है कहाँ है ठप्पा। याद रखे, एक इस बात को सिखाने के लिए भारत में एक एलियन को आना पड़ता है। उससे पहले ये बात नहीं समझ में आ रही होती है लोगों को। लोग पैसे बना लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी इन आइडेंटिटीज़ के साथ में जो खेल चल रहा होता है, उस पर कोई बात नहीं की जा रही होती है। तो मैं जो भी आदिवासियों के आंदोलन हैं, वो आदिवासियों से मात्र जुड़े नहीं हैं, वो ज़्यादा अफेक्टेड हैं, इसलिए लड़ाई वहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। ये नॉन आदिवासीज को भी सामने आना होगा, साथ लड़ना होगा, और फिर एक साथ मतलब हम लोग सरवाइव करें, कैसे पीसफुली, कैसे ग्रो करें, इस पर एक मत राय बनाने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि जितने हमले आदिवासियों पे हो रहे हैं, वो पूरे तरीके से रुकें। कास्ट का सवाल, क्लास का सवाल,
उससे इतर जितने भी सवाल दिखाई पड़ रहे होते हैं, उसमें सभी कम्युनिटीज़ की सहभागिता की ज़रूरत है। एक बेहतर दुनिया के लिए हम लोगों को ये लालच से भरे जितने आयोजन, चाहे सत्ता कर रही हो चाहे कॉरपोरेट्स कर रही हो, उससे बाहर आके देखने की ज़रूरत है। आज के लिए मैं इतनी ही बातें साझा करूँगी। शुक्रिया।